वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जुडिशरी। इस वीडियो में हम अब जो सीरीज चला रहे हैं वो है 15 टू 20 मिनट्स की, जिसमें हम 15 टू 20 मिनट्स में चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है जुडिशरी। और ये जितना भी मटेरियल है वो एनसीईआरटी से ही लिया गया है और इन नोट्स को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। सो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो, ठीक है, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपके लिए मैं और भी लाती रहूँ। एंड अगर कोई सजेशंस हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर जुडिशरी। जुडिशरी जैसे कि 2 ऑर्गन तो हम पढ़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब जो तीसरा ऑर्गन है और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का वो है जुडिशरी। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, या फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो किसी भी सोसाइटी में डिस्प्यूट्स तो अराइज होंगे ही और उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने की भी ज़रूरत है। और उनको कैसे सेटल करेंगे? रूल ऑफ लॉ के द्वारा। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सेम लॉ से सब्जेक्टेड है, यानी कि सभी के लिए सेम लॉ लागू होता है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ को भी प्रोटेक्ट करती है कौन? जुडिशरी। एक तरह से रोल है ये, फंक्शंस है इसके। और सुप्रीमेसी को भी इंश्योर करती है, राइट्स को सेफ गार्ड करती है, सेफ करती है राइट्स को, डिस्प्यूट्स को सेटल करती है और इंश्योर करती है कि जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी ख़त्म ना हो जाए और कहीं डिक्टेटरशिप ना आ जाए। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या होता है कि जो बाकी के ऑर्गन्स हैं वो जुडिशरी में कोई भी तरह की किसी भी तरीके की इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे, किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेंगे, ताकि जजेस जो हैं वो बिना डरे और बिना फेवर के अपना काम कर सकें। जुडिशरी अकाउंटेबल किस किस चीज़ से होती है? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से अकाउंटेबल होती है, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन से और लोगों से, ठीक है, यानी कि लोग जो हैं वो जुडिशरी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कैसे प्रोवाइड की जा सकती है और कैसे प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को प्रोवाइड करने के। एक तो लेजिस्लेचर जो है अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है। दूसरा, अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो वही जुडिशरी वही जज बन सकते हैं जिन्होंने एज अ लॉयर एक्सपीरियंस किया हो या फिर जिनको लॉ की जानकारी हो, और इनका जो टेन्योर है वो फिक्स्ड होता है और ये रिटायरमेंट की एज तक ऑफिस को होल्ड करते हैं, यानी कि इनकी जो एज ऑफ रिटायरमेंट होती है वो 65। इनके पास टेन्योर की पूरी सिक्योरिटी होती है ताकि ये बिना फियर और फेवर के फंक्शन कर सके। और इनको रिमूव करने का प्रोसीजर काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ताकि जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जा सके। फाइनेंशियली डिपेंडेंस की बात करें तो ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होते हैं और सैलरी और अलाउंसेस के लिए इनको लेजिस्लेचर का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब इनकी प्रोटेक्शन की बात करें तो इफेक्टिव प्रोटेक्शन की बात करें तो इनके पास पावर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में किसी को भी ये सज़ा सुना सकते हैं, ठीक है, यानी कि अगर मिसबिहेव किया गया है कोर्ट में तो उस हिसाब से। अपॉइंटमेंट देखते हैं जजेस की कैसे होती हैं, तो एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है क्योंकि जो भी जजेस होते हैं, जो भी लोग होते हैं, तो जो जजेस के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का तरीका होता है, जो व्यूज़ होते हैं, कंट्रोल करने का जो तरीका होता है वो हर तरीके से डिफरेंट होता है। और इन्वॉल्वमेंट की बात करें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनमें इन्वॉल्व होते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में। और अगर बात करें सीजेआई की जब अपॉइंटमेंट की तो सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट में उसी को सीजेआई अपॉइंट किया जाता है। लेकिन इस कन्वेंशन को 2 बार तोड़ा गया था। एक बार तो 1973 में एएन रॉय जो है उसको अपॉइंट किया गया था, जो 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड कर रहा था, यानी कि इनसे पहले 3 सीनियर जजेस भी थे। और 1975 में भी ऐसा ही हुआ था। जो एमएच बेग हैं तो उन्होंने एचआर खन्ना को सुपरसीड किया था, यानी कि एचआर खन्ना उनसे सीनियर थे लेकिन फिर भी एमएच बेग जो है वही जज बने थे, सीजेआई बने थे। प्रेजेंट सीजेआई की बात करें तो वो है धनंजय यशवंत। फर्स्ट अमंग द इक्वल्स की बात करें तो उनको किसको कहा जाता है? शरद अरविंद बॉब्डे को कहा जाता है। और बाकी के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाकी के जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है सीजीआई के साथ कंसल्ट करने के द्वारा।
कंसल्ट करने के बाद फाइनल डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में ही होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ऐसी कंसल्टेशन जो सीजीआई के साथ ऐसी जो कंसल्टेशन की गई है, फिर उसका फ़ायदा ही क्या है, यूटिलिटी क्या है उसकी। तो ये जो मैटर है 1982 से 1998 में चलता रहा। कोर्ट को लगा कि जो चीफ जस्टिस का रोल है वो प्योरली कंसल्टेटिव है, ठीक है, कंसल्ट करने वाला है, और जो ओपिनियन है तो उनका ओपिनियन जो है फॉलो किया जाना चाहिए प्रेसिडेंट के द्वारा। जो लेकिन बाद में एक नॉवल प्रोसीजर जो है वो लाया गया, और वो प्रोसीजर क्या था कि जो चीफ जस्टिस हैं वो रिकमेंड करेंगे पर्सन्स के नेम जिनको भी अपॉइंट किया जाना है। लिस्ट ऑफ नेम्स, जैसे एक लिस्ट होगी उनमें सारे नेम्स लिखे होंगे, और ये लिस्ट कैसे बनेगी, जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके साथ मिलकर बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी को एस्टेब्लिश कर दिया, यानी कि सारे मिलकर जो अपॉइंटमेंट का काम करेंगे इस तरीके से। फिर जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं जजेस को रिमूव कैसे किया जा सकता है। जैसे हमने पहले ही देखा था कि प्रोसीजर काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इनको तभी रिमूव किया जा सकता है जब इन्होंने कोई मिसबिहेव किया हो, या फिर इनकैपेसिटी हो, ठीक है, या फिर मनी का मिसयूज़ किया हो इस तरीके से। तो मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी इनको लेनी होती है दोनों हाउसेज, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में से। और अपॉइंटमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जो रिमूवल में है वो लेजिस्लेचर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जुडिशरी के रिमूवल में। अब ये इंश्योर करता है पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बैलेंस बनाकर रखता है, बैलेंस ऑफ पावर। अब कुछ केसेस आए थे कंसिडरेशन के लिए, अकॉर्डिंग टू बुक एक केसेस आया था अब तक कंसिडरेशन के लिए, यानी कि एक ऐसा केस था जिसमें जो जज है उनको रिमूव करने की बात की जा रही है, लेकिन इस केस में भी उस जज को रिमूव नहीं किया गया था। हालांकि 2/3 मेजॉरिटी मिल गई थी, लेकिन फिर भी जो है इनको रिमूव नहीं किया गया था। अब ऐसा क्यों है? अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रिमूव अ जज। 1991 में जो जस्टिस वी रामास्वामी हैं, जो कि चीफ जस्टिस थे पंजाब एंड हरियाणा की हाई कोर्ट के, उन्होंने ऑफिस का मिसयूज़ किया था। तो 2/3 मेजॉरिटी उनको मिल गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस दिन एब्सेंट थी, इस वजह से उनको हटाया नहीं जा सका। और वैसे अगर बात करें तो अब तक टोटल 4 केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें जजेस को रिमूव करने की बात की गई है। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी के स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगल इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है, एंड इसमें जो स्टेट्स हैं उनका सेपरेट कोर्ट नहीं है, और जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडिकल है। फिर पिरामिडल में क्या होता है, जैसे कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, एक पिरामिड की तरह होता है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की पावर्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर होती है, इसके जो डिसीजन है वो सारी कोर्ट्स मानेंगी। ये जजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, केसेस को मूव कर सकते हैं, केसेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में अपील को हियर कर सकते हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं उनसे अपील हियर कर सकते हैं, ठीक है, और डिस्प्यूट्स को भी सेटल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाई कोर्ट की पावर के बारे में बात करते हैं। तो ये अपील्स ले सकते हैं जो लोअर कोर्ट्स होती है उनसे, रिट्स को इशू कर सकते हैं। रिट्स हमने एक चैप्टर में पढ़ा था, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, इस तरीके से के रिट्स होते हैं। तो ये रिट्स इशू कर सकता है हाई कोर्ट, ताकि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और जो भी स्टेट्स के दायरे में जितने भी काम होते हैं उनके साथ हाई कोर्ट डील कर सकता है। सुपर इंटेंडेंस और कंट्रोल जो है लोअर कोर्ट्स में वो भी रखता है हाई कोर्ट। बात आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर्स की, तो ये केसेस के साथ डील कर सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, उन केसेस के साथ अपील्स को हियर कर सकती है लोअर कोर्ट से, जैसे इसके नीचे है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, एंड डिसाइड केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। और अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उसके बारे में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करती है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें तो सिविल मैटर और क्रिमिनल नेचर जो है, सिविल नेचर और क्रिमिनल नेचर दोनों ही केसेस को कंसिडर करती है। सिविल केसेस कैसे होते हैं, जिसमें चोरी वगैरह के केसेस आ गए, क्रिमिनल जैसे कि मर्डर के केस आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है दायरा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा कितना है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल कोर्ट मानी जाती है, ठीक है, और ये इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इसके बाकी के जो फंक्शंस है वो क्या क्या है, एक तो ओरिजिनल, एपीलेट, एडवाइजरी एंड रिट। अब सबसे पहले ओरिजिनल देखते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये पावर होती है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है इस तरीके का केस,
सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की तरह काम करता है, यानी कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं फेडरल मैटर्स को लेकर उनको सॉल्व करता है। सेंटर या फिर स्टेट या सेंटर स्टेट में या फिर स्टेट में अगर कोई भी डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं तो उनको भी सॉल्व कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब इसको ओरिजिनल क्यों कहा गया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये पावर है और कोई भी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, और ये इंटरप्रेट करती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को। नेक्स्ट है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या है? उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट होती है अपील की, यानी कि जो लोअर कोर्ट्स के जो अगर वहाँ पर कोई क्रिमिनल्स हैं तो वो भी अपील कर सकते हैं बाकी की कोर्ट्स में, अगर उनको लगता है कि जो बाकी जो हाई कोर्ट है उन्होंने डिसीजन सही नहीं लिया है, जो उनसे लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से जो लोअर कोर्ट अगर डिसीजन उन्होंने सही नहीं लिया है तो जो पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट जो है उसे सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जो केस है वो अपील के लिए फिट है भी या नहीं। और जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें अगर जो लोअर कोर्ट है उसने किसी पर्सन को अगर फांसी पर चढ़ाने का निर्णय ले लिया तो वो जो पर्सन है वो अपील कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अपील को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो मतलब नहीं है जो लोअर कोर्ट ने बताया है, तो लोअर कोर्ट ने जो समझा है कॉन्स्टिट्यूशन का वो मतलब नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है तो ये न्यू इंटरप्रिटेशन भी दे सकता है। नेक्स्ट बात आती है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की। एडवाइजरी में जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस भी ले सकता है कौन कौन से मैटर्स में, पब्लिक इंपॉर्टेंस या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स में। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी मर्जी है वो ये एडवाइस दे या ना दे। ऐसे ही प्रेसिडेंट की भी मर्जी है वो इस एडवाइस को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो इसकी यूटिलिटी क्या है, फिर इसका मतलब ही क्या है, ऐसा जुरिस्डिक्शन क्यों बनाया गया? तो ये जो यूटिलिटी है वो दो तरीके इसकी है। एक तो ये गवर्नमेंट को अलो करती है कि गवर्नमेंट को लीगल ओपिनियन मिल जाएगा। दूसरा, अननेसेसरी लिटिगेशंस, अननेसेसरी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो होने से बच जाएंगे। तीसरा, जो गवर्नमेंट है वो सुटेबल चेंजेस बना सकती है इसके एक्शंस में, ठीक है। नेक्स्ट है रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि अगर किसी पर्सन के राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे हैं तो जो पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पेशल ऑर्डर्स दे सकती है, रिट्स इशू कर सकती है, हाई कोर्ट भी इन रिट्स को इशू कर सकती है। और ये डिपेंड करता है उस पर्सन की चॉइस पर कि हाई कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है। अब बात आती है जुडिशियल एक्टिविज्म की। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है कि जुडिशरी एक्टिवली तरीके से काम करे। तो इसमें कुछ PIL के फंक्शंस आ जाएंगे, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के। अब जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो चीफ इंस्ट्रूमेंट है जुडिशियल एक्टिविज्म को फ्लरिश करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। अगर पहले की बात करें तो पहले क्या होता था कि जो पर्सन है जिसको खुद से नुकसान हुआ है, जिसके घर में चोरी हुई या फिर खुद से अगर कोई नुकसान हुआ है, तभी वो कोर्ट्स में जाते थे, वो पर्सन खुद से कोर्ट्स में जाते थे। लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया अराउंड 1979। अब जो केस है, अगर वो दूसरे जो लोग हैं वो अगर केसेस फिल करेंगे तो भी केस को हियर किया जाएगा। PIL इसके काम PIL जो है वो पब्लिक के लिए काम करती है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है, और इसको इसलिए PIL, ऐसे केसेस को PIL कहा जाता है। कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई जाते हैं जैसे NGOs वगैरह, ठीक है, ताकि लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। PIL जो है वो एग्जिस्टिंग जो भी राइट्स हैं सिटीजन्स के उनको प्रोटेक्ट करती है, जो पुअर की लाइफ कंडीशंस है उनको बेटर बनाती है। और ये एक इम्पॉर्टेंट व्हीकल है जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए। इसको सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहा जाता है, यानी कि SAL। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो जुडिशरी है उसने केसेस को कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पर जो बेस हैं, या फिर जो पोस्टल कंप्लेंट्स हैं, इस तरीके से उन्होंने केसेस को हियर करना शुरू कर दिया जुडिशरी ने। एग्जाम्पल जैसे कि 1979 में भी न्यूज़पेपर से ही ये रिपोर्ट ली गई थी, जो कि केस था हुसैनरा खातून वर्सेस बिहार केस। 1989 में केस था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोनों ही PIL के ही केसेस हैं। अब PIL के थ्रू जो कोर्ट है उसने अपने राइट्स का जो आइडिया है उसको एक्सपेंड कर लिया है, जैसे कि क्लीन एरिया, क्लीन एयर और अनपॉल्यूटेड वाटर, डिसेंट लिविंग एक्सेट्रा। जुडिशरी शोज रेडीनेस टू टेक कंसिडरेशन ऑफ दोज हु कांट अप्रोच कोर्ट्स। अब कुछ पुअर पीपल होते हैं जो कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं, तो जुडिशरी के PIL के थ्रू वो
कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वो कोर्ट्स में जा सकते हैं। जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉयर्स जो हैं उनको भी अलो किया है कि जो नीडी पीपल है उनके बिहाफ पे केसेस जो हैं उनको हैंडल करें। अब बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के इम्पैक्ट्स की, मेरिट्स की या फिर एडवांटेजेस की। तो इसने जुडिशियल सिस्टम को डेमोक्रेटाइज किया है, जिसमें इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स दोनों ही कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को फोर्स किया, इलेक्टोरल सिस्टम को फ्री एंड फेयर बनाया। कोर्ट ने कैंडिडेट्स को, अब जो भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तो उनको एफिडेविट्स फाइल करने के लिए बोला है। एफिडेविट्स क्या होते हैं? जिसमें कैंडिडेट्स के सारी जानकारी होती है रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड सारी जानकारी होती है एफिडेविट्स में। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो अच्छे से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन पाएंगे। नेगेटिव साइड देखते हैं इसके, डिसएडवांटेजेस या फिर डीमेरिट्स। अब इसने कोर्ट्स को ओवरबर्डन कर दिया। डिस्टिंक्शन जो है, लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन है उसको भी ब्लर कर दिया है, ठीक है। और जुडिशरी की भी, अब कोर्ट्स जो है वो एग्जीक्यूटिव के जो क्वेश्चंस, एग्जीक्यूटिव से जो क्वेश्चन बिलोंग करते हैं उनको भी सॉल्व करने लगी है। रिड्यूसिंग एयर साउंड पॉल्यूशन, इन्वेस्टिगेशन केसेस, करप्शन, ब्रिंगिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म, ये सारी जो ड्यूटी है वो जुडिशरी की नहीं है, फिर भी जुडिशरी के बारे में काम करती है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स हैं वो लेजिस्लेचर के सुपरविजन में है, जिसमें जुडिशरी काम करती है। अब इसने 3 ऑर्गन्स का जो बैलेंस है वो बहुत डेलिकेट बना दिया है, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में भी स्ट्रेंस क्रिएट कर दिए हैं। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल भी यहाँ पर नहीं दिखता है। अब बात करते हैं जुडिशरी एंड राइट्स की। जुडिशरी राइट्स में एक क्वेश्चन आता है कि राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट। रिट्स को इशू कर सकता है आर्टिकल 32 के अंडर, हाई कोर्ट भी रिट्स को इशू कर सकता है आर्टिकल 226 के अंदर, और डिक्लेयर कर सकता है किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन ऑपरेशनल आर्टिकल 13 के अंदर। जुडिशियल रिव्यू की एक पावर होती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर कही जाती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैंशनड है। ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी लॉ की। कोर्ट जो है, अगर उसको लगता है कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर दिया जाता है, और ये फेडरल रिलेशंस में भी होता है। अब अगर कोई भी लॉ जो है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है तो उस लॉ को ख़त्म कर दिया जाता है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है फेडरल रिलेशंस का, कि अगर गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाती है तो स्टेट के कोर्ट्स में अप्रोच कर सकती है। अगर कोर्ट उस चीज़ को एग्री कर लेती है तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जा सकता है। और जो रिट पावर है और रिव्यू पावर वो जुडिशरी को पावरफुल बना देती है, प्रोटेक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। जुडिशरी और पार्लियामेंट की बात करते हैं तो ये जो भी सबवर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको प्रिवेंट करती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को डोमिनेट होने से बचाती है। और जो डायरेक्शंस है, सीबीआई को डायरेक्शंस भी प्रोवाइड करती है, जो केस इन्वेस्टिगेट करती है ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट। एग्जाम्पल नरसिम्हा राव केस, हवाला केस, इलीगल अलॉटमेंट। अब हम सबको पता है कि इन तीनों ऑर्गन्स में चेक्स और बैलेंसेस का सिस्टम चलता है। हर एक ऑर्गन जो है उनके पास क्लियर एरिया होता है फंक्शन करने का। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो फिर भी चलते रहते हैं पार्लियामेंट और जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, ठीक है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट आया था जो कि काफ़ी फेमस है। अब पार्लियामेंट जो है उसने राइट टू प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। पहले के टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों किया था? ताकि जो लैंड रिफॉर्म्स है उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। सपोज अगर गवर्नमेंट को रेलवे लाइन बनानी है और इस रेलवे लाइन पर यहाँ पर अगर कोई फार्म आ जाता है किसी पर्सन का, तो उसका तो उस पर राइट टू प्रॉपर्टी था पहले, तो उसको यहाँ पर हटाना पड़ेगा। कंट्री की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को इस चीज़ को हटाना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट आर्ग्यू करती है कि फंडामेंटल राइट को कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है, उसका काम है प्रोटेक्ट करना। अब जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने की ट्राई करता है, चेंज करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कोर्ट कहती है कि इसे फिर भी ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। अब कुछ इश्यूज आते हैं कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का स्कोप क्या है, पार्लियामेंट की पावर का स्कोप क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, पार्लियामेंट की पावर का स्कोप क्या है फंडामेंटल राइट को कर्टेल करने में, फंडामेंटल राइट को ख़त्म करने में, और क्या ये लॉज बना सकती है जो फंडामेंटल राइट्स को कट करें, जबकि ये डीपीएसपी को भी एनफोर्स करते हुए, ठीक है। क्योंकि जो ये अगर लैंड रिफॉर्म्स इसको लाने थे वो डीपीएसपी में आ जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आ जाता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की
उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन जो जुडिशरी है वो इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी आ जाती है। 1967 से 1973 तक ये कंट्रोवर्सी बहुत सीरियस हो जाती है। फिर 1973 में केस आता है, केशवानंदा भारती केस, जिसमें जो केरला के एक मठ थे वो कोर्ट में अप्रोच करते हैं और ये बोलते हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो तो फंडामेंटल राइट है, उसको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है। तो कोर्ट जो है वो कहती है कि अब एक डिसीजन बनता है कि जिसमें कोर्ट कहती है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको कोई अमेंड नहीं कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन डिसाइड करेगा इस बेसिक स्ट्रक्चर को, तो कोर्ट खुद से डिसाइड करेगी इस बेसिक स्ट्रक्चर को। फिर दो कंक्लूजन्स निकल कर आते हैं। पहला है कि राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। दूसरा ये कि जो कोर्ट है उसके पास पावर है बेसिक स्ट्रक्चर को डिसाइड करने की, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो राइट है, ये जो प्रॉपर्टी का राइट है उसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया जाता है, और जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको ले लिया जाता है फंडामेंटल राइट से 1979 में। तो जो चैप्टर है जुडिशरी का वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर फेडरलिज्म करेंगे, जो कि 15 to 20 मिनट्स में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।